नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं वो वीडियो है सना अमजद का। और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि इसमें इंटरव्यू लिया है सना ने सैयद मुजम्मिल भाई का और अनम शेख का। क्योंकि ये लोग गए थे अपने पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में गए थे घूमने, जिसे ये लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं। और उन्होंने एलओसी भी देखा, वहाँ से इंडिया का जो हिस्सा कश्मीर का नज़र आता है वो भी देखा। तो अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो चलिए, मुझे लगता है कि बड़ा मज़ेदार वीडियो रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं भाई क्या कहना है इन लोगों का। कश्मीर को लेकर बहुत सारी खबरें जो है वो अक्सर गर्दिश करती हुई दिखाई देती हैं। पाकिस्तान का मीडिया कुछ और दिखाता है, इंडिया का मीडिया कुछ और दिखाता है, कश्मीरी जो है वो कुछ और कहते हैं। तो हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं जो कुछ दिन पहले कश्मीर का दौरा कर वापस आए हैं, अनम शेख और मुजम्मिल कुरैशी। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका कश्मीर का टूर कैसा रहा, वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, लोगों ने अपने क्या ख्यालात, क्या एहसासात इनके साथ शेयर किए। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर इनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनम कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुना कैसी हैं? मुजम्मिल आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सना जी आप बताएं, आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी कि आपका कश्मीर का टूर कैसा रहा? बहुत अच्छा। और कश्मीरी लोग इतने मेहमान नवाज हैं कि मैं बता नहीं सकती। इतने हमारे इधर के लोग भी नहीं मेहमान नवाज जितने कश्मीरी लोग हैं, बहुत ज़्यादा। और जिंदा दिल के लोग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं वहाँ के। आपका टूर कैसा लगा? कश्मीरी कैसे लगे? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म से बोलने का मौका दिया। आप जैसे बड़े जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स के मैं तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने कश्मीर का मौक़िफ़, जो कि बहुत ज़रूरी है, कश्मीर का हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कवरेज नहीं देती। आज खुद दिल खोल के मैं बताऊंगा कि जो कश्मीर में हमने फेस किया, जो कश्मीरियों के हालात हमने, सिचुएशंस हमने देखी, मीडिया नहीं दिखाता। लेकिन अफसोस की बात यह कि उस पार का मीडिया हमें दिखा देता है कि कश्मीर के रियल सीन्स क्या है। हम खुद अपनी आंखों से विजिट करके हम देख कर आए हैं सिचुएशंस क्या है वहाँ की। हम सब बताएंगे आपको इसी वीडियो के अंदर। क्या देखा आपने? मुजम्मिल आपसे ही शुरू करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए और मुझे ये लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हमें बताने के लिए। तो आप ही बताएं, पहले शुरू करें कि क्या देखा वहाँ पे, लोग कैसे थे, वहाँ का माहौल कैसा था, हमें जो मीडिया दिखाता उसमें कितना सच और कितना झूठ? यकीन करें कि पता चलता है कि अगर एक खूबसूरती हमेशा ख़तरनाक होती है, और ख़तरनाक इस वजह से लोगों ने बना दी है। खूबसूरती बहुत खूबसूरत है कश्मीर। यकीन करें कि जब आप विज़िट करके आएंगी, आपने विज़िट किया भी होगा पहले, लेकिन जब जो बंदा देखता है ना, एक दफ़ा देखता ही रह जाता कश्मीर को, इतना खूबसूरत है। और यकीन करें कि जब खूबसूरती के साथ साथ जब दूसरी तरफ नज़र पड़ती है लोगों की आम रूटीन की ज़िंदगी के ऊपर कि उनकी ज़िंदगी किस तरह की है, तो यकीन करें रोना आ जाता है। एक तरफ दो कश्मीर, इस चार कश्मीर है टोटल। कश्मीर एक है जिनके बंटवारा चार किए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से। एक जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, एक दूसरा पाकिस्तानी कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, एक वो कश्मीर जिसे हम चाइना ने गिफ्ट की, जिसे हमने चाइना को गिफ्ट किया हुआ है, एक वो कश्मीर जिसे गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। चार कश्मीर है इस टाइम, और चारों के पास अभी तीन पाकिस्तान के पास है, सॉरी दो पाकिस्तान के पास है, और दोनों के हालात देखने वाले हैं। गिलगित विजिट किया, कश्मीर विजिट किया। इन सब विजिट के अंदर लोगों के हालात जानने थे, ऑडियंस तक हालात पहुंचाने थे कि कैसे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यकीन करें बहुत ही बुरे हालात हैं। लोग वहां पर जब कैमरा ऑन करके कैमरा सामने करे तो रोने लग पड़ते थे। यकीन करें इस किस्म के हालात है। कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग है, अनम की 2-3 वीडियोस के अंदर लोग रो पड़े हैं वहाँ पे कि हमारी इस किस्म की सिचुएशन है, रोटी के लिए, आटा के लिए लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और गवर्नमेंट जो सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट ने वो भी खत्म कर दी है। लोगों का ये कहना है। मजीद अनम बताएंगी, मैं ही बोली जा रहा हूँ। अनम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से बता सकती हैं आपको। अनम क्या फ़र्क देखा वहाँ पे जब नज़र पड़ी जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, क्या फ़र्क नज़र आया आपको? मैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल एलओसी की बात करूँगी। वहाँ पे जब हम एलओसी पॉइंट पे गए ना, तो बिल्कुल साफ साफ ज़्यादा क्लियरली देख सकते थे वहाँ का झंडा, यहाँ का झंडा। वहाँ पर आप लोगों को फसलें नज़र आती हैं जो इंडिया के पास कश्मीर है, मतलब बंजर ज़मीन नहीं है। हमारे इधर एक भी फसल नहीं थी, सब की सब बंजर ज़मीन थी। इवन यहाँ पर मैंने लोगों से बात की तो कहने लगे कि हमारे पास पानी जो होता है ना वो भी हमें पैसों का मिलता है।
और वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर मतलब नहर, वहाँ से ज़्यादा पानी, इधर आपको भी पता है कि ज़्यादा पानी वहाँ से ही आता है, हमारे इधर भी, लेकिन वहाँ के फसलों पे पानी लग रहा था। और हम यहाँ पर देखे सारी टोटली बंजर ज़मीन, एंड LOC से आगे भी हम शारदा भी गए थे, काफ़ी जगह पे गए थे, एक भी फसल मैंने नहीं देखी। और जब लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि भाई हमें सब्सिडी नहीं मिलती गवर्नमेंट की जानिब से, हम क्या करें। और उन्होंने खुद बताया, उनके रिश्तेदार थे वहाँ पर इंडिया के कश्मीर के अंदर, तो मुझे लोगों ने बताया कि भाई हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमें बताते हैं कि वहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट ये फसलें लगवाती है, गवर्नमेंट पानी देती है, मतलब गवर्नमेंट की जानिब से ये सारा काम किया जाता है। हमारे खुद के यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैडम, लोगों के नज़रों में क्या हसरत आपने देखी जब वो जम्मू कश्मीर की तरफ उनकी नज़र जाती होगी और वो आज़ाद कश्मीर को देखते होंगे, तो लोगों के नज़रों में हसरत नज़र आई आपको? बहुत ज़्यादा। ये मैं बताना चाहूँगा इस बारे में। कुछ लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ ऑन द कैमरा। बहुत कम लोग अपने दिल की बात कह पाते थे हमें ऑफ द कैमरा। जो लोगों के एक्सप्रेशंस थे, जो लोगों के कुछ लोगों के ना रिलेटिव, एक बंदा हमें ऐसा मिला जिसके चाचा ताया अम्मी अब्बू भी दूसरी इंडिया ऑक्टोपाइड कश्मीर में थे। वो कहने लगे कि वहाँ पर भाई इतनी ज़िंदगी के सहूलियात, ऑन द कैमरा उनके अल्फाज और ऑफ द कैमरा उनके अल्फाज और थे। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा भाई आप ऑफ द कैमरा कुछ और बता रहे, ऑन द कैमरा कुछ और बता रहे। जब आप ऑन द कैमरा बताएंगे नहीं जो आपके साथ जो सिचुएशन चल रही है, तो आप अपने हालात किस तरह से बदलेंगे? मैं आप क्या हेल्प करूँ? मैं यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए आया हूँ। तो आप जब तक जेन्युइन जो कि आपके साथ हो रहा आप बताओगे नहीं तो हालात कैसे चेंज होंगे? तो वो बताने लगे कि भाई मेरे जो मम्मा पापा है वो वहीं पर है, मेरे बहन भाई भी वहीं पर है। कह रहे थे कि मुझसे कहीं गुना बेहतर अच्छी ज़िंदगी वो गुजार रहे। इस तरह से उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है। अगर वहाँ पर अब ये 370 का आर्टिकल हटाने के बाद कश्मीर को डेवलप किया गया, स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रही है कश्मीर के अंदर और बहुत सारी चीज़ें। अभी तो एक ये दुबई की एक बहुत बड़ी कंपनी है, हमारी कंपनी, अपना मॉल भी बनाने जा रही है। इसके अलावा अगर आपको पता होगा एप्पल का उस मॉल की शुरुआत हो चुकी है, उस मॉल की नींव रख दी गई है। जो वहाँ के गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उनके हाथों से ये शुभारंभ हुआ है और बहुत जल्द 500 करोड़ रुपए लगने हैं उस मॉल में। 500 करोड़ की लागत से वो मॉल बन रहा है और अगर पाकिस्तानी में कहूँ तो 1500 करोड़ रुपए हो जाएंगे, करीब करीब 3 गुना। तो सोचिए कि इतना बड़ा मॉल बन रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स में से एक होगा एशिया के। और सोचिए कि वहाँ पर उससे करीब करीब 13,000 लोगों को नौकरियां मिलने वाली हैं उस एक मॉल से। 13,000। जो मेन स्टोर है वो भी खुलने जा रहा है। लेकिन हम सब ये कहते हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो आपने क्या क्या देखा? मुझे जो कहने को सुना ना, उन्होंने कहा कि भाई आप हमें जितनी मर्जी आज़ादी दे दो, आप हमें आज़ादी दे दो और हमसे रोटी छीन लो। ये वाला हाल पाकिस्तान में है। और अगर जो मीडिया बताती है तो उन्होंने कहा कि अगर कैद होकर आपको रोटी वाफर मिकदार में मिले, अगर आपके ऊपर जुल्म करके आपको रोटी और आपको खाने पीने के आपके बच्चे अगर 3 वक्त की रोटी खाते, तो वो कहने लगे कश्मीरी हमें इस आज़ादी से वो कैद बेहतर पसंद है। इस तरह के अल्फाज आप खुद सोचे कि कश्मीरी बोल रहे हैं ऑन द वीडियो। मैं ये कुछ बना के बातें नहीं कर रहा, मेरी वीडियोस आप स्क्रॉल करके देखें जो मैंने कश्मीर विजिट किया। वहाँ पर लोगों के जो चंद एक लोग हैं जिन्होंने खुलकर बात की, और जिन्होंने खुलकर बात की यकीनन हमारी गवर्नमेंट को वो बातें नहीं पसंद आई होगी। पिछले दिनों भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो नहीं दिखाया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुआ था कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग नारेबाजी कर रहे थे कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, जिसका मतलब ये था कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे यहाँ पे जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। लेकिन आप वहाँ पे विजिट करके आए, मतलब वो खुद चाह रहे हैं कि उनका इल्हाक इंडिया के साथ हो जाए ना। मैंने ना LOC के पॉइंट पे ना, वहाँ पर जिसका रेस्टोरेंट छोटा सा था, उस बंदे से मैंने बात की थी। वो बंदे ने मुझे खुद बताया कि 2019 के ना उस पर ये LOC के जो पॉइंट है उसको बंद किया गया, वरना यहाँ से परमिट लेके ना लोग आते जाते थे, इवन के रहते भी थे वहाँ पे जाके। तो 2019 में ये बंद किया गया। और अगर उसने बताया कि 2019 से पहले ना बहुत ज़्यादा यहाँ गोलाबारी होती थी और बहुत ज़्यादा आपस में जो है था एक दूसरे को मतलब मारने थे या जो भी होता था, और इतना बुरा हाल होता था कि हम बाहर नहीं निकल सकते थे। 2019 से आप अंदाज़ा लगाए 2023 चल रहा है, अभी तक उसने कहा एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमारा नुकसान हुआ हो। अब देखें, हम कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने ऐसे किया ऐसा किया, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट में आके LOC पॉइंट को बंद किया गया, मतलब बॉर्डर को बंद किया गया। नहीं, मोदी गवर्नमेंट में LOC को नहीं बंद किया गया, इस पॉइंट को नहीं बंद किया गया। 2019 में जब हमने जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाया, उसके बाद से आपके PM थे इमरान खान, उन्होंने कहा कि हम सारे संबंध तोड़ते हैं
भारत से, सारे ट्रेड, सारा आना जाना सब कुछ आपके यहाँ से बंद किया गया। तो ये मत कहिए कि भारत की तरफ से बंद किया गया, भारत की तरफ से नहीं बंद किया गया, आपकी तरफ से बंद की गई हैं सारी चीज़ें। लेकिन आप ये देखिए कि एक दफ़ा भी वहाँ पे एलओसी पॉइंट पे गोलाबारी नहीं हुई, ना ही कोई ऐसी मतलब चीज़ हुई जिससे हम कहें कि भाई मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा किया। मोदी गवर्नमेंट से पहले ऐसा होता था। आप खुद बताएं, वहाँ के लोगों ने अपने मुंह से अपनी ज़ुबानी बताया कि मोदी गवर्नमेंट में एक दफ़ा भी गोलाबारी नहीं हुई, ना ही यहाँ पर कोई ऐसी हरकत की गई उस कश्मीर की जानिब या उस इंडिया की जानिब से। यहाँ पर मतलब इतना है कि हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। हुकूमत की जानिब से दोनों हुकूमत को मैं कहूँगी कि दोनों हुकूमत में कुछ ना कुछ नुक्स है। लेकिन वहाँ के लोग मेरी वीडियोस के अंदर रो रहे थे। इवन एक अंकल थे, उन्होंने कहा कि भाई हम मोदी के नारे लगाएंगे। तो जब उन्होंने मतलब कहा ना कि मोदी के नारे लगाएंगे, तो आसपास जो बैठे हुए थे लोग, उन्होंने कहा कि भाई ये लफ्ज़ ना बोलो। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जैसे रह रहे हैं अब और मुश्किल हो जाएगा। कि मतलब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि कश्मीर जो है हमारा आज़ाद है, कश्मीर में कोई तशद्दुद नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन वहाँ के लोगों ने बताया कि नहीं, हम इतना सा सच बोलेंगे हमें यहाँ से उठवा लिया जाएगा। अब अच्छा, पिछले दिनों कश्मीरियों ने एक बात की थी जो खबर मैंने सुनी थी और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी की थी। कश्मीरियों ने कहा कि यहाँ हमारी शनाख्त जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारे आईडी कार्ड पे पहले लिखा जाता था आज़ाद कश्मीर, लेकिन अब वहाँ पे पाकिस्तानी लिखा जाता है। तो इसमें कितनी सदाकत है? क्या आप में से किसी ने इस पर कोई वर्क किया? वो मैंने इस बारे में बात की तो वो कहने लगे कि पहले ना जब पाकिस्तान के हालात सही थे, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी बहुत सेट थी, तो वो कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का कोई हाल ही नहीं है, पाकिस्तान कभी भी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है। तो आपको पता है कि हर एक इंसान, चाहे आपके घर के मेंबर हो, चाहे वो बाहर के कोई रहने वाला हो, वो चाहते हैं ज़िंदगी के फैसिलिटीज़, जो जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देगा इंसान की कोशिश होती है कि उसके साथ रहें। आपके फॉर एग्जांपल के आपके दो चाचा हैं, एक गरीब एक अमीर है, और अमीर चाचा आपको ऑफर करके भाई मेरे पास आ जाओ, मैं आपको बड़ी फैसिलिटी दूंगा, 24 घंटे आप दूधोगे नहाओगे, पौधोगे, फलोगे। तो पता नहीं इसी तरह की मिसाल तो गलत होगी। खैर, आपका जो चाचा अमीर होगा, आप कोशिश करोगे कि उसके पास जाओ, गाड़ी आपको मिलेगी, नौकर शाकर आपके होंगे, काम इंसान चाहता ही है कि काम ना करे। तो इस तरह की लाइफ स्टाइल इंडिया दे रहा है। आप बताएं कि हमारे पास अभी पाकिस्तान के मौजूदा पाकिस्तान के अपने हालात क्या, पंजाब के अंदर भी लोग आटे के लिए मर रहे हैं। तो वो कश्मीरी भी चाहते हैं कि भाई हमें आज़ादी दो, हमें ज़िंदगी की वो सारी फैसिलिटीज दो जिनके हम हकदार हैं, लेकिन वो रो रहे हैं कि हमसे आटा भी छीन लिया, हमसे गंदम चावल हर सब कुछ छीन लिया। तो आपने बात की थी गिलगित बल्तिस्तान का, मैं खुद एक गिलगित बल्तिस्तान का शहरी हूँ, मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान से मेरा तल्लक है। तो जहाँ पर आप देखेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान ने 1948 में हमने आज़ादी ली, वहाँ पर डोगरा राज होता था। डोगरा राज को गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग थे उनको वहाँ से गिलगित से निकालकर खुद आज़ादी हासिल की गिलगित बल्तिस्तान की। तो इसलिए हासिल की कि पाकिस्तान उनका साथ देगा, पाकिस्तान उनके साथ रहेगा। लेकिन अभी तक आपको मैं बताऊं कि इतना बड़ा जुल्म है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा नहीं दिया गया। हर रोज़ यही रोना होता है, हर रोज़ वहाँ के लोग रोते हैं कि भाई हमें सूबा तो बना दो, कोई तो हुकूक दो हमें। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इंडिया अपने मैप के अंदर पूरी गिलगित बल्तिस्तान को शो करता है। इंडिया अभी भी कहता है कि भाई गिलगित बल्तिस्तान मेरा हिस्सा है, मेरा पार्ट है, और आज नहीं तो कल वो इंडिया को मिल जाएगा। मैं बताऊं आपको, गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये नहीं कहते, गिलगित के लोग ये नहीं कहते कि हम इंडिया के पार्ट हैं, लेकिन बल्तिस्तान के लोग, आधा बल्तिस्तान इंडिया की तरफ है जिसे हम लद्दाख कहते हैं, आधा बल्तिस्तान जो है वो गिलगित के पास है। वो गिलगित बल्तिस्तान के जो बल्ती हैं वो कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तानी नहीं है। अच्छा अनम, आपने एलओसी की उस पार जम्मू कश्मीर में क्या क्या मनाजिर देखे, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ के जो लोग बताता चलो आपको कश्मीर के रिलेटेड, यकीन करो जब हम वहाँ पे गए ना, वो तो निमरा हमारे साथ ही निमरा रोने लग पड़ी, निमरा की आंखों में आंसू आ गए थे। और ना ऐसा कोई निज़ाम है कुदरत का कि अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है कि जब एलओसी हमने देखी ना, सामने एक ब्रिज था, सिर्फ और सिर्फ एक दरिया था, और सामने लोग उसी तरह के चहल पहल और ज़्यादा डेवलपमेंट आप देखेंगी। तो वहाँ पर टावर भी लगा हुआ 4G का, 5G का, दो टावर लगे हुए, डेवलपमेंट वहीं से नजर आ जाती है हमें। और गाड़ियाँ इतनी वेल सेटल, और घर आप तामीर देखेंगी तो इतने प्यारे घर बने थे, हम हैरान रह गए 5 मिनट के लिए। बात हम जब खड़े थे वहाँ की मस्जिद से अजान की आवाज़ आ रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत खूबसूरत बात की। हाँ, तो मतलब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी भी वो चीज़ें नहीं है जितना हमारा मीडिया कवर कर रहा है इस टाइम। लेकिन जो हमें बताया जाता है, क्योंकि हम वहाँ
ऑन द स्पॉट खड़े होकर सुन रहे थे, वहाँ की अजान की आवाज़ आ रही थी और लोग नमाज के लिए जा भी रहे थे और वहाँ पर गाड़ियाँ भी ऐसे ही चल रही थी और इवन के बच्चे भी खेल रहे थे। अगर ऐसा हो तो बच्चे क्या खेले, घरों में रहे, जैसे कि यहाँ पर अगर गोलाबारी घर के सहम के मायों ने घरों में बैठा के रखे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था और यहाँ के लोगों ने खुद भी बताया कि भाई जो हमारे रिश्तेदार हैं वो बताते हैं कि अंदर के जो कुछ एरियाज़ हैं उनके ऊपर एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं, तो वो कुछ एरियाज़ के ऊपर जो है मतलब हालात ठीक नहीं है। अदरवाइज़ पूरे कश्मीर में हालात ठीक है। इवन के हमें साफ साफ मस्जिद नज़र आई, हमें साफ साफ स्कूल्स नज़र आए, हमें साफ साफ यूनिवर्सिटी भी नज़र आई, मतलब काफ़ी चीज़ें। और हम इधर रहे ना, हमारे 2 दिन हम रहे थे, 2 दिन हम उधर रहे थे कश्मीर उस LOC से आगे। हमारे पास बिल्कुल सिग्नल नहीं थे, वो इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं, मतलब फ़ोन के सिग्नल चले, एक तो इंटरनेट होता है, फ़ोन के भी सिग्नल। और इंडिया में वहाँ पे 5G आ चुका है। जब लॉन्च करने जा रहा भाई 6G लॉन्च, ये डिफरेंस है ना अभी देखिए ये बात तो है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि जी वो सिर्फ बॉर्डर एरियाज हैं तो इसलिए दिखाने के लिए कर रखा है, टावर लगाए हैं। भैया आप वो छोड़िए, जो अंदर भी आप चले जाएंगे जहां आपकी नज़र भी नहीं जाएगी, हमें पता है ना, वहां पर भी इंटरनेट चल रहा है। हो सकता है कुछ इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसे पहाड़ों में हो जहां पे इंटरनेट के सिग्नल पहुंचना मुश्किल हो, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में वहां भी पहुंच जाएंगे। आप श्रीनगर आइए, श्रीनगर में रीडेवलपमेंट हो रहा है, श्रीनगर में 5G ज़बरदस्त स्पीड से चल रहा है, श्रीनगर में 5G। तो इसको क्या कहेंगे आप? और जो भी ये कहता है ना कि भाई वहाँ पे मस्जिद नहीं है, ये नहीं है, आप वहाँ पर जाकर सर्च करें कि कितनी मस्जिद है जम्मू कश्मीर में, जाकर सर्च करें। ये सारा प्रोपेगेंडा है कि जी नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, मस्जिद में जाने नहीं दिया जाता, जेल बनाकर रखा है, हर तरफ आपको 14 लाख की फौज, 11 लाख की फौज बना रखी है, हर तरफ तो फौजी नजर आने चाहिए थे। ना कि वहाँ के कश्मीरी अब हमारे पास रह के वो क्या किस चीज़ की फैसिलिटीज, अब नेट नहीं है। मैं क्या नीलम वैली बहुत खूबसूरत है कश्मीर की, वहाँ के लोग पिट रहे थे। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें आर्मी का एक नेटवर्क है हमारे पास, और वो नेटवर्क भी आर्मी अपनी मर्जी से चलाती है, जब उसका दिल करता, जब दिल करता तो बंद कर देती है। भी उनसे ही लेनी पड़ती है, आम वहाँ पे सिम्स आम शॉप्स पे नहीं मिलती, आर्मी से जाके लेनी पड़ती है, उनकी परमिशन से आपको देख के मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती सिम। यहाँ से आप अंदाजा लगाएं। ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात बताई और पहली दफा मुझे सुनने को मिला ऐसा कुछ होता है। जी, वो शायद आपने नाम सुना होगा, एस्कॉम की सिम है, उस तरह की सिम चलती है जो कि गिलगित बल्तिस्तान में भी चलती है और कश्मीर में चलती है। ये 2 एरियाज़ के अंदर आर्मी ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वो खुद से अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई है। और जुल्म ये है इसके ऊपर कि इन सिम्स के अलावा आप किसी दूसरे नेटवर्क को ये अलाउ ही नहीं करते कि आप इन एरिया में आके अपनी सिम्स बनाओ। हाँ जी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी अभी सारे सिमें सब चलती हैं, लेकिन इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ इसी सिम का चलता है जो आर्मी की सिम है। बाकी मोबाइल्स के नेट अलाउ ही नहीं करती आर्मी के वहाँ पर आके आप, मतलब कि सबसे एक्सपेंसिव नेटवर्क है। अगर पूरे आप पाकिस्तान के नेटवर्क सिस्टम को निकालेंगे, नेट को सर्च करेंगे, तो सबसे एक्सपेंसिव ये एक्सकॉम की सिम है। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ जो मोस्टली हम अपनी आवाम से भी पूछते हैं अक्सर, कश्मीर कौन डिज़र्व करता है, इंडिया, पाकिस्तान, या फिर कश्मीर को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत होना चाहिए? क्योंकि जो आपने सारी चीज़ें बताई हैं, मैं आज तक कश्मीर नहीं गई हूँ, सीरियसली मैं आज तक कश्मीर नहीं गई, लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि खूबसूरती देखने के लिए कश्मीर की जाना चाहिए। और डेफिनेटली जो चीज़ें आपने बताई हैं वो थोड़ा अंदर से डरा भी रही हैं कि वहाँ के लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम कहते हैं कश्मीर हमारी शारग है, तो हमने अपनी शारग का ये हाल किया हुआ है। मतलब मुझे सुनकर जो है ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हमने वहाँ पे कश्मीरियों के लिए तो ज़िंदगी जहन्नुम बनाई हुई है ना। तो मुझे बताएं कि इन सारी सूरत हाल के बाद जो कि आप देख कर आए और एक साफ साफ मनाजिर हमें नज़र आ गया कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है और आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, अब तो वो कोई दो राय रही ही नहीं ना कि हम कहें जी इंडिया के जो मीडिया है वो गलत कवरेज कर रहा है या वो गलत खबरें फैला रहा है। अब तो हमारे जर्नलिस्ट, हमारे यंग यूट्यूबर जो है वो खुद जाकर देख कर आए और कवरेज करके आए। तो अनम पहले आप बताएं क्या लगता है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि कश्मीर को ना, दोनों साइड के कश्मीर को एक अलग रियासत होना चाहिए। सेकंड, वहाँ के जो लोग हैं इस गुर्बत की ज़िंदगी में, इवन उन्होंने ये, ठीक है, फिर बलूचिस्तान पर भी यही स्टैंड रहेगा ना अनम, बलूचिस्तान पर भी यही स्टैंड रहना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जुल्म होता है, वहाँ के हज़ारों युवा गायब हैं, हमेशा वहाँ पर जुल्म की खबरें आती हैं, पाकिस्तानी फ़ौज की एट्रोसिटी की खबरें आती हैं, वहाँ पर भी आज़ादी की जंग चल रही है। और इनफैक्ट वो तो कश्मीर से पहले से चल रही है, कश्मीर पर तो जंग बाद में हुई, पहले तो अटैक करके आपने बलूचिस्तान पर कब्जा किया था ना, तो वहाँ पर आज़ादी की जंग तो वहाँ पर पहले शुरू हो चुकी थी। यूं ही पाकिस्तान बना, एक मसला तो बलूचिस्तान में पैदा हो गया। बलूच ने ये कहा कि हम तो पहले से मुसलमान थे,
अब हमें क्या ज़रूरत एक अलग मुल्क बनाने की। तो जिन्ना साहब ने उसी वक्त ये कहा था कि खान खलात से कि ये तुम्हारी अलग रियासत होगी। खैर बाद में फ़ौज को भेजना पड़ा, वो बात उधर ख़त्म हो गई। उन्होंने सच्ची बात यह है कि वादा खिलाफ़ी की, जिन्ना साहब ने वादा खिलाफ़ी की, और बलोच आज भी हमें इस बात की याद दहानी कराते हैं। तो फिर यही स्टैंड रहेगा। अगर मेरी कभी आपसे बात हुई तो मैं बलूचिस्तान पर भी यही सवाल पूछूंगा और इस क्लिप को जरूर दिखाऊंगा कि भाई आपने जब कश्मीर पे ये बात बोली थी तो आपकी राय बलूचिस्तान पर क्या कहती है। तो राय यही होनी चाहिए कि बलूचिस्तान को भी अलग रियासत होनी चाहिए, है कि नहीं। भी बताया कि हमें 3 मंथ के अंदर 20 किलो का बोरा मिलता है आटे का। अच्छा। 3 महीनों के अंदर आप खुद अंदाज़ा लगाएं 3 महीनों में एक आटे का बोरा कैसे गुजारा हो सकता है। तो उन लोगों ने अपनी ज़ुबानी, कुछ लोगों ने, कुछ नहीं, मोस्टली लोगों ने ये कहा कि हमें अगर मौका मिले अलग रियासत का और इंडिया का तो हम अलग रियासत बनाएंगे, अगर मौका अलग रियासत का ना मिले तो हम इंडिया के साथ शामिल होना चाहेंगे। ये उनकी खुद की ज़ुबानी थी। मुजम्मिल, आप क्या कहेंगे मेरे इस सवाल के जवाब में? आपके सवाल के जवाब में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कश्मीरियों का मौक़िफ़ होगा वो मेरा मौक़िफ़ है, लेकिन एक अगर अनम है या आप हैं तो आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का मेरे पे कोई हक़ नहीं है। मैं कभी भी आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला करूँ, आपकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने आपको आज़ाद बनाया तो मैं आपको कैद क्यों रखूँ। इसी तरह कश्मीरियों का मौक़िफ़ है, कश्मीरी जो चाहते हैं, कश्मीरियों का जो कहना है, यकीन करें कि हर इंसान चाहता है कि डेवलपमेंट की तरफ जाए, हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी आसान हो, दूसरे लोगों की ज़िंदगी से उसकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छे तरीके से गुजारे। मुझे यही लगता है कि जिस तरह का मैंने विज़िट किया ना कश्मीरी, यकीन करने के पहले पाकिस्तान के साथ रहना ज़रूर चाहते थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान से भी अलग होकर वो यही कहते हैं कि खुद मुख्तार। मैंने 5-6 इंटरव्यू किए जिसमें मैंने ये पूछने की कोशिश की कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीरी आज़ाद रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, या फिर खुद मुख्तारी चाहते हैं, क्या चाहते हैं। तो यकीन करें 2 बंदों ने मुंह में उनकी बात आते आते वापस चली गई, लेकिन उन्होंने आखिर में ये कहा कि हमें पहले तो खुद मुख्तारी दे, उसके बाद हमारा जिधर दिल करेगा हम जिधर उधर जाएंगे। ये बातें कश्मीरियों ने की। मैं एक बात बताना चाहूँगी, निमरा के साथ हुआ था। हम वहाँ पे खड़े थे तो मुजफ्फराबाद उनकी मेन सिटी है। मेन सिटी के अंदर ना हम इंटरव्यू करे थे, मेन मार्केट थी तो मदीना मार्केट, वहाँ पे हम खड़े। अब 2 बंदे थे, निमरा को कहते हैं आप यहाँ से हमें इंटरव्यू भी ना लो। इतने रूड उन्होंने बात की। क्यों? उन्होंने कहा कि भाई आप पाकिस्तानी हो। अच्छा। उन्होंने कहा आप पाकिस्तानी हो, आपकी ये गलती है, आप पाकिस्तानी हो और पाकिस्तान ने हमें इतना तंग किया हुआ है, आप भी पाकिस्तानी हो, आप भी इसी तरह की हो। तो उसने निमरा ने कहा कि मैं पाकिस्तानी, इसमें मेरी गलती तो नहीं है, मतलब हर एक जैसा एक जैसा थोड़ी होता। तो उन्होंने कहा नहीं, पूरा पाकिस्तान एक जैसा है और आप भी पाकिस्तानी हो, आप यहाँ आई हो, आप वापस चली जाओ। यहाँ ऐसे लोग भी थे वहाँ पर। अच्छा, आप देखिए, ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की बातें बता रहे हैं आप, ठीक है। तो इससे लोगों को समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर हालात कैसे हैं। और अनम के वीडियो पर भी और मुजम्मिल भाई के भी वीडियो पर भी मैंने बहुत सारा रिएक्शन दिया है। तो वहाँ ये जो बातें हैं ना बिल्कुल सही हैं। ऑन द कैमरा लोग भले ही थोड़े बहुत हल्के लफ्ज़ में कहे हों, लेकिन जैसा कि ऑफ द कैमरा ये बातें बता रहे हैं तो हालात आप समझ सकते हैं कि कौन किससे खुश है और कौन किससे नाखुश है। भाई जाहिर सी बात है कि जब एलओसी को उस पार जम्मू कश्मीर में 5G के टावर देखेंगे, बच्चों को बड़े प्लेग्राउंड में खेलते हुए देखेंगे, बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ते हुए देखेंगे, वहाँ पर नमाज आराम से जाकर पढ़ते हुए देखेंगे, प्लस यूनिवर्सिटी में जाकर देखेंगे, कॉलेज में जाकर देखेंगे, तो भाई जाहिर सी बात है कि उनको भी रस्क तो होगा ना, उनको भी जलन होगी। नहीं करे यार, बताओ यार हमारी ही किस्मत ऐसी क्यों थी। वहाँ पर तो कहते हैं जुल्म है और वहाँ पर देखो कि सब कुछ मिल रहा है, आज़ाद लोग घूम रहे हैं, सब कुछ करने की आज़ादी है, बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, बड़े बड़े पदों पर बच्चे जा रहे हैं, है कि नहीं। आपने पाकिस्तानी झंडे कितने देखे कश्मीर में? राउंड अबाउट कुछ थे, ज़्यादा कश्मीरी थे उनके जो अपने हैं। मिक्सअप थे, कश्मीर के और पाकिस्तान के झंडे मिक्सअप थे। लेकिन जब हम एलओसी के पॉइंट पे गए, सामने इंडिया का झंडा देखा, हमारे तो आगे खुली की खुली रह गई। यकीन करे मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ओ तेरी खैर, और सामने इंडिया है। यकीन करे हम तंग रह गए। कितनी देर तक हवा नहीं चढ़ी थी, हम कह रहे थे अल्लाह हवा चला दो। हमने देख रहा था, मतलब फ्लाई नहीं हो रहा था ना, वो एक जगह पे रुका हुआ, तो हम कह रहे थे हवा चले, अब देखे हवा चले, इस तरह का मंजर। आप इंडिया के झंडे को कश्मीर में लहराता हुआ देखना चाह रही थी। हम इतनी दूर से गए थे, देखना तो था हमने। और यकीन करे शारदा तक गए, शारदा के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसे मंदिर कहा जाता है और बहुत खूबसूरत था। यकीन करें कि पुरानी हिस्ट्री अगर देखनी है, और ये बातें सारी मैं आपको बताऊं कि जो मेन सिटी मुजफ्फराबाद है, वहाँ के भी कश्मीर का मतलब पता क्या है?
कश्मीर लफ्ज़ ही एक हिंदू बंदे का है जिसने कश्मीर का लफ्ज़, हम मुसलमान अब ये मैं बता दूं, कश्यप ऋषि के नाम पर कश्मीर का नाम पड़ा है। कश्यप ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे, उनके नाम पर ही कश्मीर का नाम पड़ा है। तो जो मूल निवासी हैं ना, वो कश्मीरी पंडित ही हैं और कश्मीरी हिंदू ही हैं, जो मूल निवासी हैं वहां के, जिनका असली हक है। कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। अब ये सर्च करें, ये कड़वा सच है, मैं बता नहीं चाह रहा था लेकिन मैंने बता दिया। तो कश्मीर का जो प्रेजेंस, वो हिंदुओं की प्रेजेंस बताती है कि हिंदू कितने एक्टिव थे कश्मीर के अंदर। मंदिर इतने ज़्यादा और हज़ारों साल पुराने की तारीख है। हाँ जी, हमने शारदा के जो मंदिर था उधर के मेन सिटी के अंदर मंदिर था, और 2 दरिया के सेंटर के अंदर एक मंदिर है, वो भी विजिट किया हमने। बहुत खूबसूरत एरिया, और वो मंदिर में जाकर पुरानी वो प्रेजेंस हमें नज़र आती है हिंदुओं की कि कितने ज़्यादा हिंदू वहाँ पर थे और काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार थे। हो भी सकता है, लेकिन जब से हम गए उधर तो हमने उनसे वो भी छीन लिया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हर इंसान को उनकी राइट्स देना चाहिए। हमारा नबी, हमारे इस्लाम भी यही सिखाता है कि इंसानियत को इंसान की तरह देखो, मज़हब बाद में, पहले इंसानियत है। मानते कि नहीं इस बात को? मानते हैं, बिल्कुल। अच्छा, एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइएगा कि वहाँ पे तालीमी निज़ाम जो है वो किस तरह का है? दोनों तरफ पे जाना चाहूँगी, वहाँ के क्या मनाजिर थे और यहाँ के क्या मनाजिर थे? इस बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है, इस बारे में यकीन करें। मतलब हम दोनों कितना जज्बाती होकर बता रहे हैं कि हमने हर एक चीज़ देखी हुई है। वहाँ पर मेन सिटी के अंदर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी। मतलब उनके मुजफ्फराबाद मेन सिटी है और वहाँ पर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी। और आप यकीन करें, शारदा तक गए हम, शारदा से आगे नहीं गए, शारदा तक गए, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। शारदा के पूरे पीओजे के पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में एक ही यूनिवर्सिटी है और उसके 3 कैंपसेस हैं, बस, दैट्स इट। सिर्फ मुजफ्फराबाद नहीं, पूरे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में के अंदर इतनी बर्फ़ थी और उस बर्फ़ में बच्चे बाहर जो ये जैसे हमारे थड़े नहीं बने होते, यहाँ पे बैठ के तो पढ़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। बना हुआ था, वहाँ पर बैठ के बर्फ़ के ऊपर पढ़ रहे हैं वो। और यकीन करें कि इतने बुरे हालात है, लाइट ही नहीं है उन लोगों के पास यार। 24 घंटे के अंदर 3 से 4 घंटे उनको लाइट प्रोवाइड की जाती है, और लाइट भी एक्सपेंसिव दामों में। लाइट बनती ही उनकी बिजली। अब देखें, लाइट अगर बात करें कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डैम की बात करूं तो वो क्या ना, कश्मीर के डैम से उनको लाइट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जुल्म इतना है कि उनको तकरीबन 32 रुपीज़, आई थिंक सो 35 रुपये के पर उनको यूनिट मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर के, 2 रुपये यूनिट, 1.92 रुपये यूनिट मिल रहा है। आप बताएं कि इंसाफ किधर हो रहा है? अगर इसको जुल्म कहते हैं कि चीज़ों को सस्ता करके प्रोवाइड करना, अगर आप, मुझे लगता है कि जितना जुल्म मोदी कर रहे हैं, इतना जुल्म पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी हमारे कश्मीर के ऊपर करना चाहिए। चीज़ें सस्ती करके जुल्म करें। हमारे यहाँ पर ये प्रोपोगंडा किया जाता है कि बड़ा जुल्म होता है कश्मीर के अंदर। मैं कहता हूँ कि ऐसा जुल्म हमारे कश्मीर के ऊपर, पूरे पाकिस्तान के ऊपर होना चाहिए। चीज़ें सस्ती करो, लोगों को लाइबिलिटीज़ दो, उनकी ज़िंदगी के यूनिवर्सिटीज़ बनाओ, स्कूल्स बनाओ, तामीरात को ज़्यादा प्रेफरेंस दो। अच्छा, आपने मुझे बताया कि मेन सिटी में वहाँ पर सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है पूरे कश्मीर के अंदर, तो वहाँ पे तालीम का ये हाल है, तो मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगी कि वहाँ पर सेहत के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? वहाँ पे कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने क्लिनिक हैं, सरकारी कितने हैं, प्राइवेट कितने हैं? वहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड कितना काम किया जाता है? पूरे कश्मीर की अगर मैं बात करूँ ना, जितना हम लोगों ने देखा है और सुना है, तो टोटल जो है वो 23 हॉस्पिटल है, सिर्फ 23 हॉस्पिटल है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, और जो हमने रिसर्च किया, क्योंकि वहाँ का मुझे कंफर्म पता तो नहीं है, लेकिन 300 प्लस वहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं। और यहाँ की अगर हमने जो एक हॉस्पिटल, वो वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी, एक हॉस्पिटल जिसमें मैंने खुद बैठ के इंटरव्यू किया था एक बंदे से वहाँ के, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो था तिब्बी इमदाद का था हॉस्पिटल। मतलब कि किसी को अगर चोट लग गई है, कुछ भी छोटी मोटी दवाई के लिए हॉस्पिटल नहीं था। हाँ, जिसको बोलते हैं डिस्पेंसरी, वो तो थी। मतलब वहाँ पे जो था, वहाँ पे सिर्फ उन्होंने कहा कि भाई चंद हमें दवाइयाँ मिलती हैं हुकूमत की जानिब से, चंद चीज़ें, और जिसमें हम जो है मतलब सॉर्ट आउट कर लेते हैं, जो आता है वो बस। और वहाँ पर लोगों ने बताया एक अहम चीज़, जो मेरे इंटरव्यू में आई थिंक सो के 7 से 8 मरतबा लोगों ने बोला है। वहाँ पे मुझे बताया कि एक बच्चा जो कि छोटा सा था, उसका बाप उसको बैठ रहा था लेकर कि भाई पहले उसको लेके गया हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं था, वापस आया, कहा किसी को कि भाई इसको ना हॉस्पिटल में चेक करवाना है। तो वहाँ पर भी जहाँ पे था ना, एक ही हॉस्पिटल है पूरे वहाँ पे जहाँ पे हम रुके हुए थे, वहाँ पे उसने कहा कि भाई हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल है ही नहीं। दूर तक गया तो उसकी वहीं पे बैठे बैठे ना, वापस आ गया, बैठे बैठे डेथ हो गई। ओह, ये वाकया मुझे 7 से 8 बंदों ने ऑन द कैमरा बताया, अलग अलग। बताते हैं कि हॉस्पिटल यहाँ से कोई तकरीबन 3 से 4 घंटे फासले पर है।
और अगर कोई इमरजेंसी केस हो तो वो रास्ते में जाते जाते ही डेथ हो जाती है बंदे की। कहते हैं कि यहाँ पर ये पहला केस नहीं, बहुत सारे केसेस पहले हो चुके हैं। अब ये बताएं ज़रा कि हॉस्पिटल्स का निज़ाम तो कम से कम इंसान को प्रोवाइड कर देना चाहिए ना, कि चले स्कूल्स तो रहने दे, खाना भी रहने दे, लेकिन एक बंदे की जान ज़िंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में किसी की इंसान की ज़िंदगी इतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस यहाँ पर अपने बच्चों को बाहर अमेरिका में पढ़ाएंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। यहाँ पर पाँव में हल्की से खराश भी आ जाए तो वो बाहर पाकिस्तान के अंदर इलाज नहीं करवाते। ये इनके तो इज्जत में कमी हो जाती है ना। यहाँ पर अगर ये इलाज करवाएं तो ये बाहर चले जाते हैं, बाहर जाकर इलाज करवाते हैं अपनी। इस तरह की सिचुएशन है पाकिस्तान की। तो अल्लाह ही वारिस है, या अल्लाह कुछ कर इस मुल्क का, या अल्लाह कुछ कर इस मुल्क का। बस ये कहना चाहूँगा लास्ट पे। मुझे सुन के बड़ी हैरत हो रही है कि वहाँ के इतने अफसोसनाक और दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। और अगर हम दूसरा जम्मू कश्मीर की बात करें, जिसे हम कहते हैं इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ पे आईटी हब्स बन रहे हैं, वहाँ पे आईटी यूनिवर्सिटीज़ बन रही है, वहाँ की जो वुमेंस हैं उनको एम्पावर किया जाता है। वहाँ पे एक से बढ़कर एक जो है हॉस्पिटल है, एजुकेशन का निज़ाम है, वहाँ पे जो है रियल स्टेट एंटर हो चुकी है। मतलब फिर तो कोई मुकाबला ही नहीं बनता आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर का। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपने सही कहा है। जी, हमारे साथ अनम और मुजम्मिल कुरैशी मौजूद है, जिन्होंने अपनी तमाम तर एक्सपीरियंस शेयर किए कश्मीर के हवाले से। इनकी राय सुनने के बाद, इनके वाक़यात जानने के बाद कि कश्मीरियों पर क्या गुजर रही है, मेरा खुद का बड़ा दिल कर रहा है कि मैं एक बार ज़रूर जाऊं और कश्मीर को विज़िट करके आऊं, ताकि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमारे लोगों के दिमागों में जो कश्मीर को लेकर एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है उसको जो है सही और गलत जो है साबित किया जाए कि गलत क्या है और सही क्या है। आप लोगों को हमारा आज का ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और बहुत कुछ आपने समझ लिया है, बहुत कुछ आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में कहाँ कहाँ फ़र्क है। मुझे याद आता है उस वायरल लड़की का बयान जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। उसने क्या बताया था हॉस्पिटल, सड़क और इस बारे में, जरा सुन लीजिए। आज तक आजाद कश्मीर के लोगों ने बिना कुछ कहे कुछ सोचे आज तक पाकिस्तान के साथ दिया, हर चीज में, हर मैदान में पाकिस्तान पाकिस्तान किया। हम लोगों को क्या मिला? आजाद कश्मीर में तो आधे से ज्यादा लोग पाकिस्तान के हॉस्पिटल में पहुंचते थे, रास्ते में मर जाते। कश्मीर से पाकिस्तान तक आने के लिए 5 घंटे 8 घंटे का सफर तय करके एक एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है। आज अगर कश्मीर के लोग नहीं बोलेंगे, तुम लोग क्या कहते हो कि हम लोग पूरी जिंदगी क्या समझे माता की पाकिस्तान करते रहे, पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहे, तुम लोग क्या तलवे चाटते रहे। 90% मार्क्स लेने के बावजूद पाकिस्तान में खुआर होते, मेडिकल कॉलेजेस में उनको दाखिले नहीं मिलते, उनके लिए सीट्स कम है। हमने कभी कुछ नहीं बोला। सुन लिया आपने? तो ये ठीक वही बातें जो लड़की ने कही थी, वही बातें अभी भी हैं। ये शायद वीडियो उस लड़की का 2-3 साल पुराना है, लेकिन इतने के बाद भी अनम और मुजम्मिल भाई वहां घूम कर आए हैं और अभी भी हालात वैसे ही बने हुए हैं और बद से बदतर हो चुके हैं। अब देखिए, हमने जम्मू कश्मीर में एम्स बनवा रहे हैं। एम्स जो है वो इंडिया के सबसे बड़े अस्पतालों में से, सरकारी अस्पतालों में से एक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक है, तो वो जम्मू कश्मीर में बन रहा है और बहुत जल्दी जो है वो पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो। इसके अलावा पहले से वहां पे हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बहुत बेहतर तरीके से मौजूद है। बिजली हमने कोने कोने में पहुंचा दी है। IIT है वहां पे, NIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, वो भी है। NIT भी जो है वो IIT के बराबर का इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है। आप समझ रहे हैं? यूनिवर्सिटीज, 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर। इंजीनियरिंग कॉलेजेस लाइन लगी है, मेडिकल कॉलेजेस लाइन लगी है, स्पोर्ट्स का इंफ्रा जबरदस्त है। तो भाई साफ दिखता है कि जुल्म कहां हो रहा है, कहां के लोग बंधक बनाए गए हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग। तो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग ये सोचें कि उन्हें क्या करना है। वो अपने दिल से पूछें कि वो कहां ज्यादा खुश थे, या खुश हैं, या खुश रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में ट्रेन का सिस्टम कितना शानदार है। लोग जो हैं अब वो बहुत ज़्यादा सुविधाएं उनको मिल रही हैं, इन द सेंस कि पहले कई कई इलाके ऐसे होते थे जो बर्फबारी के बाद कट जाते थे, कोई संपर्क नहीं रहता था, सड़क भर जाती थी। अब हमने इतना ज़्यादा टनल्स वहाँ पे बना दिए हैं कि अब वो सालों भर वो रास्ते खुले रहते हैं, लोग आ जा सकते हैं। ट्रेन का सिस्टम हम इतना बेहतर कर रहे हैं कि उससे बिजनेस और ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है वहाँ पर। अभी इजराइल वहाँ के किसानों के लिए वहाँ पर 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहा है, जिससे वहाँ पर किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा।
वहाँ पर जो केसर उगाया जाता है, जो सेब उगाए जाते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स उगाए जाते हैं, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा टूरिज़्म का वहाँ पे इतना बड़ा हम लोगों ने कैंपेन चलाया हुआ है कि टूरिज़्म शानदार तरीके से बढ़ रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब कारोबार बढ़ेगा, टूरिज़्म बढ़ेगा, इससे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, शिकारें हैं, टैक्सीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब कश्मीरियों की हैं और उन सबको फ़ायदा होगा। वो बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, जो उनके सपने हैं वो सपने पूरे कर सकेंगे। किसी का सपना है डॉक्टर बनने का, किसी का सपना है इंजीनियर बनने का, किसी का सपना है एस्ट्रोनॉट बनने का, तो सारे सपने पूरे हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। किसी का सपना है क्रिकेट में आने का, उमरान मलिक आए ना, नेशनल टीम में खेल रहे हैं। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि जो प्रोपेगेंडा हमेशा फैलाया गया है कश्मीर को लेकर, अब वो खत्म हो चुका है। अब वो देखिए, वो पाकिस्तानी नैरेटिव अब नहीं चलता। अब दुनिया जान गई है कि असलियत क्या है और प्रोपेगेंडा क्या है। G20 की मीटिंग हो रही है, ग्राउंड पर आकर दुनिया के 20 सबसे ताकतवर जो इकोनॉमिक वाइज ताकतवर हैं, जो डेवलप नेशन है, बाकी चीजें हैं, डेवलपिंग हो रहे हैं, जो एक मायने रखते हैं, वो आकर देखेंगे ग्राउंड पर, जम्मू कश्मीर में ग्राउंड पर, कि वाकई में जम्मू कश्मीर क्या है और इंडिया क्या कर रहा है उसके साथ। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।